सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में सेट नंबर 1 जो है पेपर का कोड है 346 FX में यहाँ पर सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को भी हल कर दिया गया था और यहाँ 2 के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप सभी विद्यार्थी उस भाग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस भाग का वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और एक एक प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से ही प्रश्न जो है पेपर में आते रहते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्न को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आज का क्या है, तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया है, नाभिक का द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। नाभिक का द्रव्यमान क्षति क्या होता है और बंधन ऊर्जा का परिभाषा आपको बताना है। तो द्रव्यमान क्षति का परिभाषा बहुत ही आसान है, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों के द्रव्यमान का योग। देखिए नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है यह द्रव्यमान हो जाएगा, और नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है उसका अगर अंतर कर दिया जाता है तो द्रव्यमान क्षति निकल जाता है। तो द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए फार्मूला बना है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस वास्तविक द्रव्यमान। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे, तो परिभाषा इसी में छिपा हुआ है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे परिभाषा बन जाएगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग और वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करके 2 बार पढ़ लीजिए, परिभाषा याद हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है बंधन ऊर्जा, क्या बंधन ऊर्जा की परिभाषा है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक के बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलते हैं और नाभिक का जो उसमें से ऊर्जा निकलता है निर्मुक्त होता है नाभिक के अंदर से, उसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, बंधन ऊर्जा कहा जाता है। और बंधन ऊर्जा को B से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं बंधन ऊर्जा को B से प्रदर्शित करते हैं और बंधन ऊर्जा का फार्मूला होता है B बराबर होता है डेल एम गुणे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल एम का नाम क्या है, तो डेल एम का नाम है द्रव्यमान क्षति, इसको डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रश्न जो है बोर्ड के पेपर में पूछा गया था, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा की परिभाषा दीजिए। अगला जो प्रश्न है, क्राउन कांच से द्वि उत्तल लेंस बनाना है। क्राउन कांच से द्वि अवतल लेंस जो है अवतल लेंस बनाना है। लेंस की पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। तो यहाँ पर जो दिया गया है द्वि अवतल लेंस बनाना है और उसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, क्षमता भी दिया गया है प्रश्न में और अपवर्तनांक में मान भी दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे कि द्वि अवतल लेंस के लिए इसमें 2 त्रिज्या हो गया। अब ये द्वि अवतल है जिसमें 2 त्रिज्या R1 R2 है, तो याद रखेंगे R1 का मान माइनस होगा क्योंकि वह अवतल लेंस है, और R2 का मान क्या होगा, प्लस R हो जाएगा। और लेंस की क्षमता को मान दिया गया P बराबर -2.5 डायोप्टर है, तो P बराबर -2.5 डायोप्टर हो जाएगा। अपवर्तनांक n बराबर 1.65 दिया गया है। तो यहाँ पर लेंस मेकर का सूत्र होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2। अब 1/f को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/f को लेंस की क्षमता कहते हैं, तो 1/f को जगह पर हम लोग P लिख सकते हैं। P बराबर हो गया n-1 1/r1 - 1/r2। अब ये P कैसे बना,
तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, 1 बट्टा फोकस दूरी होता है। तो इसलिए यहाँ पर लेंस की क्षमता हो गया। और पी का मान प्रश्न में दिया गया है कितना है, -2.5 डायोप्टर दिया गया है। तो पी के जगह पर -2.5 डायोप्टर हो गया। और एन का मान दिया गया है 1.65 -1 1/R1। तो R1 का मान क्या है, -R है, तो 1/-R हो जाएगा, -1/R। तो यहाँ पर R हो जाएगा। और यहाँ -2.5 नीचे नोट कर लेंगे। और 1.65 में से जब 1 को घटा देंगे तो क्या बनेगा, 0.65 हो जाएगा। और यहाँ माइनस ऊपर जाएगा तो -1 और -1 मिल करके -2/R हो जाएगा। तो क्या ये लाइन आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस को आप लोग काट सकते हैं क्योंकि दोनों पक्षों में माइनस है। तो अब यहाँ पर 2.5, यहाँ पे 2.5 यहाँ नोट कर लेंगे, बराबर हो गया। और यहाँ 0.65 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 1.35 हो जाएगा। 65 दूना 130, 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे। अब R को ऊपर कर देंगे और 2.5 नीचे चला आएगा। तो R को जब ऊपर करेंगे 2.5 नीचे आएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, 1.30/2.5। अब यहाँ से 100 से ऊपर नीचे गुणा करके या इसे भाग करेंगे तो इससे जब भाग करेंगे तो R का मान क्या आ जाएगा, 0.52 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ त्रिज्या की जो गणना करना था, तो उम्मीद करते हैं इस सूत्र से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि R का मान कैसे निकाला गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति स्थिति में इसके प्राचलन को समझाइए। तो पीएन संधि का अग्र अभिनति जो स्थिति बनेगा उसमें जो क्रिया है उस क्रिया के बारे में आपको समझाने को कहा गया है। तो क्रिया कैसे करेगा, तो सबसे पहले ये जानकारी रखेंगे कि पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति क्या होता है। तो अग्र अभिनति का मतलब समझेंगे, जो पी क्षेत्र होता है वह बैटरी के धन सिरा से जुड़ा होता है और एन जो क्षेत्र होता है वह बैटरी के ऋण सिरा से जुड़ा होता है। जब पी क्षेत्र से जो है जो वैद्युत क्षेत्र जो होते हैं, पी क्षेत्र का जो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र है और एन क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र से अधिक जो है आवेश वाहक होते हैं। तो इसमें का आवेश वाहक जब इन दोनों के बीच में आवेश वाहक का टक्कर होता है तो जो अवक्षेप परत होती हैं उसकी चौड़ाई क्या हो जाती हैं, घट जाती है। दोनों तरफ से जब यहाँ पर जो है आवेश बहुसंख्यक आवेश वाहक जब मिलेंगे तो जो अवक्षेप परत है वह क्या होगा, उसकी चौड़ाई घट जाती हैं। तो इसी के बारे में आपको यहाँ लिखना है, जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरा से, अब देखिए पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरा से जोड़ते हैं तथा एन क्षेत्र को ऋण सिरा से जोड़ा जाता है। देखिए पी क्षेत्र को धन सिरा और एन क्षेत्र को ऋण सिरा से जोड़ा जाता है तो संधि अग्र अभिनति कहलाती है, उसको अग्र अभिनति कहते हैं। अग्र अभिनति संधि में आरोपित वैद्युत क्षेत्र ई आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई से अधिक प्रबल होता है और अतः बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे अवक्षेप परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, घट जाती हैं। इसलिए अग्र अभिनति संधि डायोड के धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब पीएन संधि में अग्र अभिनति क्रिया होता है, जब अवक्षेप परत की चौड़ाई घटने लगती है तो उसमें धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करिए, 2 बार पढ़िए, बहुत ही सरल उत्तर दिया गया है। अब अगला प्रश्न के बारे में समझते हैं। अगला प्रश्न क्या आया हुआ था बोर्ड के पेपर में। अब अगला प्रश्न है, अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए अमीटर के अंदर जो शंट प्रतिरोध होते हैं, अगर उसका मान बढ़ जाए तो उसके परास तथा सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक लाइन में आपको लिख देंगे कि अमीटर के शंट प्रतिरोध का मान बढ़ा देने पर परास तथा सुग्राहिता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो अब अगला प्रश्न दिया गया है, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें
तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन y के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। तो यहाँ पर जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, अगर प्रिज्म को जल में डुबा दिया जाए तो उसका विचलन कोण, पानी का विचलन कोण और हवा का विचलन कोण का चौथाई होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर सिद्ध करके अब दिखाना है कि पानी का जो है विचलन कोण सिद्ध करना है, पानी का जो विचलन कोण है हवा के विचलन कोण का चौथाई है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सिद्ध करने से पहले अब यहाँ न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र लिखेंगे। न्यूनतम विचलन कोण का क्या सूत्र होता है, न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, सिद्ध किए होंगे। न्यूनतम विचलन कोण, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र क्या है, तो सूत्र है डेल एम बराबर होता है, डेल एम बराबर क्या पढ़े हैं, डेल एम बराबर होता है n-1 इंटू ए होता है। यह सूत्र होता है न्यूनतम विचलन कोण का। अब यहाँ पर दो विचलन कोण निकालना है, एक पानी के लिए निकालना है जल के लिए, और एक जो है हवा के लिए वायु के लिए निकालना है। तो पहले यहाँ पर पानी के लिए जब निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर जल के लिए पहले हल करेंगे। तो जल में विचलन कोण के लिए सूत्र क्या बनेगा, तो जल में लिखेंगे यहाँ पर विचलन कोण। तो जल में विचलन कोण क्या होगा, तो जल में विचलन कोण का सूत्र बन जाएगा डेल, यहाँ पर डब्लू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डेल डब्लू का मतलब हो गया वाटर, और वाटर का विचलन कोण क्या सूत्र बनेगा, तो यहाँ पर जो है डब्लू, यहाँ पर अपवर्तनांक है, तो अपवर्तनांक का यहाँ क्या सूत्र बनेगा, तो यह पानी में जो है कांच को डुबोया गया है, पानी है और उसमें कांच को डुबोया गया है, इसलिए WN_G यहाँ n के जगह पर हो जाएगा, माइनस जो है 1 हो जाएगा, अब बगल में a है तो यहाँ a हो जाएगा। यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यह किसके लिए बना है, तो जल में विचलन कोण के लिए सूत्र क्या बना, डेल W बराबर WN_G-1 इंटू ए। इसी सूत्र से जो है जल में विचलन कोण बना है। अब यहाँ पर लिखेंगे y में विचलन कोण, अगर y में विचलन कोण निकालना है तो क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर y में क्या लिखेंगे, यहाँ पर y में विचलन कोण। तो y में अगर विचलन कोण का सूत्र बनाते हैं तो क्या बनेगा, y के लिए अगर विचलन कोण बनेगा तो यहाँ y के लिए अगर विचलन कोण का सूत्र बनाएंगे तो उसको कहा जाएगा डेल ए, एयर माने हो जाएगा हवा, और हवा का मतलब हो जाएगा क्या, मतलब हवा के लिए मतलब एयर का प्रयोग करेंगे, और डेल ए का सूत्र बनेगा। अब यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ ANG हो जाएगा, -1 हो जाएगा इंटू ए। समीकरण नंबर क्या बनेगा, समीकरण नंबर यह 2 बनेगा। तो यह समीकरण 1 और समीकरण 2 जो बना है यह आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे किस सूत्र से बनाए हैं। तो प्रिज्म का ये विचलन कोण है, इसी विचलन कोण के लिए यह जल के लिए बना है और ये वायु के लिए बना है। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2, समीकरण 1 भागा क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 भागा जब समीकरण 2 कर लेंगे तब क्या बनेगा, तो समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से अब समीकरण 1 को ऊपर लिखेंगे, समीकरण 2 को नीचे लिखेंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ पर डेल W बटा डेल यहाँ हो जाएगा A बराबर ऊपर क्या बनेगा WN_G-1 इंटू ए हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे ANG-1 हो गया इंटू हो जाएगा A हो जाएगा। अब यहाँ पर जो समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब भाग करेंगे तो भाग करने के बाद से यहाँ से a से a को क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ कटने वाला कोई अंक नहीं है। अब ये WNG का मान प्रश्न में देखेंगे क्या WNG का मान दिया गया है, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर WNG का मान नहीं दिया गया है। अब ANG का मान दिया गया है और ANW का मान दिया गया है, इसका मतलब यहाँ मान को बदलना पड़ेगा। अब यहाँ WNG का सूत्र लिखेंगे। अब WNG का सूत्र जो है आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो सूत्र को यहाँ लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि WNG का सूत्र होता है WNG बराबर क्या पढ़े हैं, ANG क्या होता है, ANG बटा हो जाएगा और AN
डाब्लू हो जाएगा। ये किसका सूत्र है? तो डाब्लू एन जी का सूत्र होता है ए एन जी बटा ए एन डाब्लू। अब ये डाब्लू एन जी को हटा देंगे, उसके जगह पे मान को भरेंगे। तो अगला स्टेप क्या बनेगा? डेल डाब्लू बटा डेल यहाँ ए हो जाएगा बराबर हो गया। अब ये डाब्लू एन जी हट जाएगा और डाब्लू एन जी के जगह पर इसका सूत्र लिखेंगे तो क्या सूत्र होता है? ए एन जी -1 हो जाएगा इंटू यहाँ पर ए एन जी बटा क्या है? ए एन डाब्लू हो जाएगा। और यहाँ पर ए तो ख़त्म हो चुका है, -1 है पूरे का बटा, और यहाँ का लिखेंगे ए एन जी -1 हो जाएगा। तो अब यह मान जो भरे हैं, किसका मान भरे हैं? तो यहाँ पर जो मान भरा गया है डाब्लू एन जी का मान होता है ए एन जी बटा ए एन डाब्लू -1। अब इसका ए एन जी का मान प्रश्न में दिया गया है और ए एन डाब्लू का मान भी प्रश्न में दिया है, और यहाँ पर भी ए एन जी का मान प्रश्न में दिया गया है। अब ये पूरा मान को भर लेंगे। तो एक बार मान को और देख लेते हैं कि कौन कौन मान यहाँ प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए एन जी के जगह पर 3/2 रखना है और ए एन डाब्लू के जगह पर 4/3 रखना है। अब अगला स्टेप जो बनेगा, तो ये मान को पहले अपने कॉपी में अगर नोट किए होंगे तो मान को अब यहाँ पर क्या करेंगे? नीचे इस मान में जो है भरेंगे। अब भर करके 2-3 स्टेप को चलेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ मान को रखेंगे तो क्या सूत्र था यहाँ पर? डेल डाब्लू बटा डेल यहाँ ए था बराबर। अब यहाँ ए एन जी था तो ए एन जी का मान क्या था? 3/2 बटा हो जाएगा, और डाब्लू एन जी का मान था 4/3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा पूरे का बटा, और यहाँ नीचे क्या था? ए एन जी था। तो ए एन जी का मान क्या था? तो ए एन जी का मान था 3/2 था, तो यहाँ 3/2 -1 रख देंगे। अब इसी को क्या करेंगे? हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ डेल डाब्लू बटा डेल ए हो जाएगा बराबर। अब यह जो नीचे सबसे ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो ये 3 त्रिकी 9, तो ऊपर हो गया 9 बटा और 4 दूनी 8, 9/8 -1 हो जाएगा, और यहाँ नीचे बटा में लिखेंगे 3/2 है, 3/2 -1 हो जाएगा। अब यहाँ से 8 में 1 का गुणा करेंगे, इसमें 2 में गुणा करेंगे। तो अगला स्टेप क्या बनेगा? तो डेल डाब्लू बटा क्या बनेगा? डेल ए हो जाएगा बराबर हो गया, और 8 में गुणा करेंगे तो 9 - 8 हो जाएगा पूरे का बटा 8 हो गया, और यहाँ पर गुणा करेंगे 2 में तो क्या बनेगा? 3 - 2/2 हो जाएगा। अब 9 में से 8 को घटा दीजिए, तो अगला स्टेप क्या बनेगा? डेल डाब्लू बटा डेल ए बराबर, अब 9 में से 8 जाएगा 1/8 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 2 घटेगा तो 1/2 हो जाएगा। अब ये 2 को क्या करेंगे? सबसे ऊपर भेज देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, या बीच में गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा? डेल डाब्लू बटा डेल ए हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और इसमें 2 में जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 सबसे ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 2/8 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो क्या बनेगा? डेल डाब्लू बटा डेल ए बराबर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, 2 × 2, 2 × 4 8 हो जाएगा। अब डेल ए का गुणा इसमें कर लेंगे तो क्या सिद्ध हो गया? डेल डाब्लू बराबर आ चुका डेल ए बटा, और नीचे क्या है? 4। यही क्या करना था? सिद्ध करना था कि डेल डाब्लू किसके बराबर होते हैं, और तो यहाँ पर सिद्ध करना था डेल ए बटा 4, मतलब पानी में विचलन कोण और हवा में विचलन कोण का चौथाई होता है। यही प्रश्न में सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं यह जो सिद्ध किया गया है बहुत सरल विधि में बताया गया है, तो इसे अपने कॉपी में लिख करके एक बार जरूर सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जो है इतना ही प्रश्न को हल करके बताया जाएगा, और अगले भाग के वीडियो में इसके आगे के जो भी प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है उसको हल करके बताया जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।